नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित किया। मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदन आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से हुई बहाल। कंबोडियाई पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के पुत्र हुन मिनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला डबल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भंडार भारत मंडप में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के जीवंत हथकरघा देश की विविधता का उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे जुड़े लोगों से बच्चों की आकांक्षाओं को उनको नई उड़ान देना है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के ऋण दे रही है और हथकरघा बुनकरों के लिए छूट दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने जेम पोर्टल का उल्लेख करते हुए कहा है कि अब हर छोटा उद्यम सीधे जेम का अपना उत्पाद बेच सकता है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 1,75,000 MSME जेम पोर्टल से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार अन्य सभी राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए देश भर में एकता मॉल स्थापित करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से विभिन्न जिलों के अनूठे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। श्री मोदी ने कहा है कि आज कपड़ा उद्योग 1,30,000 करोड़ रुपए का हो गया है और देश भर में 600 से ज़्यादा कपड़ा क्लस्टर खोले गए हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कपड़ा और शिल्प के एक भंडार भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध बना हुआ है, जिसके कारण संसद के दोनों सदन ने राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की, अपनी मांग दोहराई। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, सरकार पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेनकाब होने के डर से विपक्ष चर्चा से दूर भाग रही है। उन्होंने सदन में विपक्ष के रवैये की निंदा की। हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस, द्रमुक, जेडीयू और अन्य सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर नारे लगाते हुए वेल में आ गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक मीडिया पोर्टल की विदेश से फंडिंग का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया है कि पोर्टल देश के हित के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस को चीन से फंड मिलता है। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने भी नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने मणिपुर और अन्य मुद्दों पर शोर शराबा किया। ट्रेजरी सदस्यों ने भी नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह का अनुसरण कर दिया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया।
लोकसभा सचिवालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। राहुल गांधी को इस वर्ष मार्च में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। श्री गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचने पर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा ने आज व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में लोगों की व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा और वैधानिक उद्देश्यों के लिए उसके उपयोग की सुनिश्चित करना प्रावधान में रखा गया है। साथ ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का डेटा को उसकी सहमति के आधार पर इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। उल्लंघन की सूचना मिलने पर बोर्ड मामले की जांच करेगा और जुर्माना लगाएगा। विधेयक के अनुसार ऐसे मामले में 250 करोड़ रुपए से जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा है कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। डिजिटल दुनिया में लोगों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए ये विधेयक लाया जाता है। उन्होंने कहा है कि विधेयक में व्यक्तिगत डेटा रखने की एक निश्चित सीमा, डेटा की उचित सुरक्षा और डेटा के संबंध में जवाबदेही का प्रावधान है। विधेयक की भाषा सरल रखी गई है ताकि आम आदमी उसे समझ सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कानून आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को कमज़ोर नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष को लोगों के हितों की कोई चिंता नहीं है। कंबोडियाई नरेश मरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुसैन के पुत्र हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कंबोडियाई नरेश नरोडोम सिहामोनी ने द्वारा आज एक शाही फरमान जारी कर बताया गया है कि संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद हुन मैनेट और उनके मंत्रिमंडल को पद ग्रहण करने के लिए संसद में 22 अगस्त को विश्वास मत जीतना होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वार्षिक हज यात्रा की समीक्षा बैठक हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सांसद लद्दाख जामयांग शेरिंग नामग्याल और अन्य अधिकारी शामिल हुए। श्री नामग्याल ने इस वर्ष 470 से अधिक हाजियों की यात्रा को सफल बनाने के लिए हज समिति का सराहना की। नागालैंड ने आज गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कर दी है, जिसमें आंशिक रूप से टीका लगाए गए या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। नागालैंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान निदेशक डॉक्टर VM सचू ने आज सुबह सेखाजो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहिमा में आधिकारिक तौर पर गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का शुभारंभ किया। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 0 से 2 साल के 1155 बच्चों, 2 से 5 साल के 730 बच्चों और 1 से 79 गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 209 सत्रों स्थलों पर टीकाकरण हो रहा है। गहन मिशन इंद्रधनुष 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण का समापन इस महीने की 12 तारीख को होगा। दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर, जबकि तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्र सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है। उच्च शिक्षा के नियामक प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में बार्सिलोना में टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। प्रार्थना ने रूस की अनास्तासिया तिखोनावे के साथ फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और
लातविया की डायना की जोड़ी को 3-6, 6-1, 10 से पराजित किया। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना में ITF पुरुष स्पर्धा में संदिग्धता बांठिया और साई कार्तिक रेड्डी ने खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।